Now today we are going to start with our second semester paper, that is advanced engineering materials, and we are going to start with unit number 5, that is laser. As we know, laser is a special type of radiation and it is obtained with the help of certain phenomena, certain process. As we know that the full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification, stimulated emission radiation. Now it is Einstein who has given this concept that के different materials के अंदर में जो atoms रहते हैं, using the word atoms, according to quantum mechanics and statistics, वो जो atoms रहते हैं जनरली वो अपने ग्राउंड स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन जब सूटेबल उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो अपने ग्राउंड स्टेट से कुछ अलग हायर स्टेट्स के अंदर भी जाते हैं. दोज स्टेट्स आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट्स. तो जब भी किसी मटेरियल से आपको अगर से स्टिमुलेटेड इमिशन या लेजिंग एक्शन इनिशिएट करना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि उस मटेरियल के अंदर में एटम्स के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी है और उसके हायर अलाउड एनर्जी वैल्यूज, अलाउड एनर्जी स्टेट्स कौन कौन से. उसके बाद में ही हम सोच सकते हैं कि उस मटेरियल से लेजर निकल पाएंगे या लेजर के लिए उसको यूज कर पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन देयर आर 3 क्वांटम प्रोसेस व्हिच आर गोइंग साइमल्टेनियसली इन एनी मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन इनिशिएट लेजर. द फर्स्ट process is called as process of absorption, right? For the ease, for simplicity, we have considered a material. Almost all the atoms of the material initially at its ground state, that is E1 alert state. यहाँ पे सारे के सारे atoms रहेंगे. And let us consider उससे higher state है E2, उससे एक higher state है E2. Such that E2 minus E1 एक यहाँ पर अलाउड एनर्जी होना चाहिए. उस स्टेट को E2 स्टेट को आप कहते हैं एक्साइटेड स्टेट. और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर से हम E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी इस एटम को जब हम प्रोवाइड करें तो वो एटम इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करे और स्विच हो जाए E2 एक्साइटेड लेवल पे. जब ऐसा हो जाएगा तो हम ये कहेंगे हमारा एटम जो है वो एक्साइटेड एटम बन गया. So the process in which the atom at ground state absorbs suitable energy H2 minus E2 minus E1, which is provided in the form of photon, that is radiation or thermal agitation or any way. किसी भी तरीके से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको वो एब्सॉर्ब करना चाहिए और एब्सॉर्ब करके अगर से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है देन वी सेज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन. तो यहाँ पे केस क्या हुई, हमारे पास में था एटम ए, उसको हमने एनर्जी दी H, इस एटम ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया और वो हायर स्टेट E2 पे चला गया, वहां पर बन गया A स्टार. A स्टार means it is excited atom. So this is the diagram of the process that I have taken here. The incident energy E2 minus E1 in the form of photon. इस photon को ये atom A absorb करता है और excited state E2 में चला जाता है, वहां जाके excited atom बन जाता है. So this is the process diagram and this is process equation that atom and it was at ground state interacted with the photon of energy H equal to E2 minus E1. It absorbs the energy and becomes an excited state. अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर में ये जो एटम रहेगा ये कैसा रहेगा, क्या करेगा, ये हम बाद में देखते हैं. अभी हमको यहाँ पे सिर्फ देखना है कि प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ. तो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन हुआ कि एक ग्राउंड स्टेट के एटम को आपने सूटेबल एनर्जी दी, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब किया और एब्सॉर्ब करके अगर से वो एक्साइटेड स्टेट E2 पे चला गया हम ये कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. The diagrammatical representation of process of absorption for a single atom is atom A was there at E1 ground state, interacted with the photon of energy E2 minus E1, it absorbs it and goes to excited state and becomes A star there. So this is process of absorption and the process equation is A atom interacted with photon H becomes A star. अब आप अगर से मटेरियल पूरा लेते हैं उस मटेरियल के अंदर में एक से एक ही एटम तो नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे एटम्स रहेंगे.
जब ऐसे बहुत सारे एटम्स रहेंगे और उनके ऊपर में बहुत सारे प्रोटॉन को जब आप इस तरीके के प्रोटॉन को इंसिडेंट करेंगे तो सारे के सारे एटम जरूरी नहीं है कि वो प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, पूरे के पूरे जो एटम्स रहेंगे वो E1 स्टेट से E2 स्टेट के ऊपर में चले जाएंगे। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, there is a quantum probability that out of large number of atoms, few atoms can make a transition from ground state to excited state। तो अब हमको लिखना है कि कितने प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एक मटेरियल में हो सकते हैं अगर से हम उस मटेरियल के ऊपर में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंसिडेंट करें Q, इसको इंसिडेंट करें छोटे टाइम डेल्टा T तक के लिए, और वहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट ग्राउंड स्टेट इज A1, और A1 में से जो प्रोबेबिलिटी है कि कितने एटम इस स्टेट से इस स्टेट में जाते हैं, इफ दैट प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय A12, देन टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस उसको रिप्रेजेंट करते हैं NAB। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस एब्जॉर्प्शन और टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन टाइम डेल्टा T in a material where the total number of atoms present in ground state is N1, it is called as population of ground state, right? The photons density, कितने फोटोन आपने इंसिडेंट किए उन एटम्स के ऊपर में, that is Q। कितने टाइम में आप ये नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस काउंट कर रहे हैं, that is NAB, it will be equal to कितने एटम थे, उसका पॉपुलेशन कितना था, उसमें से कितने परसेंट यानी कितनी प्रोबेबिलिटी, 70%, 80% एटम E1 से E2 के ऊपर में गए, दैट प्रोबेबिलिटी इज A12, एक से दो पे जाना, राइट? सो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज गिवन बाय N1 A12 into Q into T। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आइंस्टाइन की प्रोसेस इक्वेशन है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस taking place in time delta T during absorption is given by NAB equal to N1 A12 Q delta T, and this NAB, these number of absorption processes are taking place in time delta T, correct? So N1 is population of ground state, A12 is probability of upward transition or probability of absorption processes। तब जब उनपे Q नंबर ऑफ फोटॉन से कहते हैं फोटॉन डेंसिटी Q जब इंसिडेंट की गई, इसमें से कितने एटम्स एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी रेली होता है। इससे 100 एटम्स थे फॉर एग्जांपल, 70% प्रोबेबिलिटी थी तो 0.7 फोटोन आपने डाला, 100 टाइम दिया 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर में 100 में से कितने प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन में आप निकाल लेंगे, 100.7 100 into, this is the way, simplest example ले लीजिए आप इसको करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन लेजर, तो आपको एक इसको एक्सप्लेन करना है, एक इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, बाद में बताना है कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन टाइम डेल्टा T is given by NAB equal to N1 A12 Q delta T, where delta is the time in which NAB counted, N1 the population of ground state, A12 the probability of upward transition, and Q is the incident photon density, that is number of photon जो आपने वहां पर डाले। ये फोटोन कैसे रहना चाहिए, ये सारे के सारे फोटोन का एनर्जी होना चाहिए Hν equal to E2 - E1, ये दोनों स्टेट के बराबर, सो दैट यहां से अपन यहां ट्रांजिशन करें। और कंडीशन ये है कि E2 स्टेट एक्सिस्ट देयर और उसका कुछ ना कुछ लाइफ होना चाहिए, ताकि यहां से जाने वाले एटम से वहां थोड़ी देर भी जाते हो रुकिए, थोड़ी देर तो वहां पे जाके रुके, तो उतने टाइम के अंदर जितने, या सपोज ये इसका लाइफ यहाँ पे टाइम है, इसका इसे कहते हैं लाइफ टाइम, जितने समय के लिए आइटम यहाँ पे रुकेगा उसे कहते हैं लाइफ टाइम। उसमें से छोटा सा टाइम है डेल्टा T, उस छोटे से टाइम डेल्टा T के ऊपर में आपने यहाँ पर क्वांटम नंबर ऑफ ये फोटोन डेंसिटी यहाँ पे अप्लाई की, इतनी प्रोबेबिलिटी थी, इतने एटम थे, उस छोटे से टाइम डेल्टा T के अंदर में जितने प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होंगे दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। द पॉइंट, तो दिस इज जितना आपके सिलेबस में पढ़ना है वो यहाँ पर। लेट अस कम टू द सेकंड प्रोसेस। एक हो गया एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, दूसरा होता है इमिशन का प्रोसेस। और इमिशन दो तरीकों से यहाँ पर हो सकते हैं, एक है स्पॉन्टेनियस इमिशन, दूसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन।
तो स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है वो स्टार्ट होता है कहां से? एक्साइटेड एटम से। एक्साइटेड एटम का लाइफ टाइम जो रहता है एक्साइटेड लेवल के अंदर में ये बहुत कम रहता है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 to 10 to the power -9 सेकेंड। यहां से एटम फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया और किसी का वेट नहीं करता, अपने आप को डाउनवर्ड ट्रांजिशन करता है और उसकी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी थी hν इक्वल टू E2 - E1, इसको रेंडमली इमिट करेगा और रेंडमली इमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आके स्टेबल एटम बन जाएगा। इस तरीके से आप दिखाएंगे। स्टार्ट करें कहां से? देयर इज एन एटम A स्टार। क्यों A स्टार है? एक्साइटेड एटम है क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में। ये कहां से पहुंचा एक्साइटेड स्टेट के अंदर में? ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से पहुंचा। इसके बाद भी सिस्टम वेट नहीं करेगा, ये एटम वेट नहीं करेगा, ये अपने आप एक फोटोन इमिट करेगा hν इक्वल टू E2 - E1 एंड इट गोस टू ग्राउंड स्टेट एंड बिकम अ स्टेबल एटम एंड देयरफॉर इसकी प्रोसेस इक्वेशन लिखेंगे A, it goes to A star goes to A by emitting one particular photon। ये अपने आप से हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। कोई एक्सटर्नल आपको ट्रिगरिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है, ये बाय इट्स ओन होगा। और यहाँ पे जो फोटोन निकलेगा ये रैंडम रहेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर से यहाँ पे 100 एटम थे या 70 एटम थे, वो सारे के सारे 70 एटम का डाउनवर्ड ट्रांजिशन हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियसली इमिट करेंगे। तो जो 70 फोटोन निकलेंगे वो सब के सब सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम वेवलेंथ के, मोनोक्रोमेटिक तो रहेंगे, लेकिन सब के सब रेंडम डायरेक्शन में इधर उधर निकलेंगे। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इमिटेड फोटॉन्स। नाउ अब कितने प्रोसेस जो टाइम हम चेक करेंगे कि भाई इतने टाइम के अंदर में कितने ऐसे प्रोसेस हुए, तो उसको आप लिखते हैं NSP, नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अब यहाँ पे 70 आइटम थे, पूरे 70 के 70 तो नीचे नहीं आएंगे, हो सकता है एक तो नहीं आएंगे, तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी आपको देखना पड़ेगा। वहां पे कितने थे? द पॉपुलेशन वाज N2 आइटम्स थे, उसमें से कितने नीचे आए? B21 इतने नीचे आए, कितने टाइम में आए? डेल्टा T में। उनको कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोटोन की जरूरत नहीं, अपने आप से नीचे आ गए। तो नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन टाइम डेल्टा T इज गिवन बाय NSP इक्वल टू N2 B21 into delta T, B21 into delta T. Keep in mind, no external things, that is जैसे यहाँ पे था photon density, it is not required. So this is the spontaneous emission. Now let us come to stimulated emission. It is a different kind of emission. It was suggested and first discussed by Albert Einstein. He says that अगर से एक्साइटेड लेवल किसी पर्टिकुलर आइटम मटेरियल के अंदर में T2 है, दिस इज एक्साइटेड लेवल, और यहां पे अगर से एटम का लाइफ टाइम ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल स्टेट है कंपेयर टू दिस, एक स्टेट में लाइफ टाइम का 10 to the power -8 सेकंड है। यहाँ पे लाइफ टाइम अगर से 10 to the power -6 सेकंड के आसपास अगर से हो, या 10 to the power -5 to 10 to the power -7 सेकंड के आसपास, मतलब इसे 100 और 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो ज्यादा समय तक आपका जो आइटम रहेगा वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर में यहाँ पे हेल्ड किया जाएगा। फिर से आपके पास में है E1, दिस इज ग्राउंड स्टेट, आइटम यहाँ पे हेल्ड किया जाएगा। अब आपको समय मिल जाएगा कि अब आप इस पर्टिकुलर आइटम को एक कंट्रोल तरीके से डाउनवर्ड ट्रांजिशन करवा सकते हैं। आप इसको एक्सटर्नली एक छोटा सा सूटेबल स्टिमुलस दे सकते हैं फोटोन के फॉर्म में, एक स्टिमुलस आप प्रोवाइड करेंगे इसको। तो ये जो स्टिमुलस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी एनर्जी होना चाहिए hν इज इक्वल्स टू E2 - E1। दिस इज अ फोटोन आप यूज कर रहे हैं, इस फोटोन से इसको ट्रिगर कर रहे हैं। जब इसको ट्रिगर करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो ये डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेगा। डाउनवर्ड ट्रांजिशन करने के बाद में एटम को करते हुए स्टेबल A, अब क्या हुआ, इसको सीधा टच करेगा कि बेटा नीचे आ जा। अब ये नीचे आएगा, ये उसको उसने टच किया, तो इसके नीचे आने से एक फोटोन निकलेगा ये वाला, और ये एज इट इज इसके साथ में बिल्कुल यहां पर चलेगा। तो एक पर्टिकुलर फोटोन जब एक एक्साइटेड एटम को स्टिमुलस करता है, ट्रिगर करता है, तो 1 से 2 फोटोन जनरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टिमुलस इमिशन। अब इसको अगर से आपको लिखना है, यहाँ पे अगर से आपको लिखना है इसकी प्रोसेस इक्वेशन, तो आपने यूज किया hν, किसके ऊपर में डाला, आपने डाला hν को A स्टार के ऊपर में। ये डालने से क्या हो गया, A स्टार बन गया है, और एक ये वाला फोटोन और इसके A बनने से दोनों आ गए, दैट इज ट्वाइस hν। दिस इज द इक्वेशन।
दिस इज द इक्वेशन। अब आपको देखना है कि टाइम डेल्टा टी तक अगर से आपने स्टिमुलस प्रोवाइड किया था, क्यू आपने प्रोवाइड किया था कितने टाइम के लिए, टाइम डेल्टा, और यहां पर उसका पॉपुलेशन था n2, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, कितने एटम थे n2, कितना फोटोन डाला q, यस प्रोबेबिलिटी कितनी थी B21, टाइम कितना लिया डेल्टा t, तो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस विल बी NST equal to n2 q B21 into delta t. n2 is the population of excited state, q is the external triggering photon or external photon density, B21 is the probability of E2 to E1 transition, and time delta t is the time in which we are calculating stimulated emissions. Now question is, जब आप इस स्टिमुलस को एक्सटर्नल फोटोन को इसके ऊपर में टच करते हैं, ये एटम नीचे क्यों आता है, और ये इसके नीचे आने से जो फोटोन निकलता है और ये वाला जो फोटोन निकलता है, एक कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, ये दोनों फोटोन एक ही लाइन पर, एक ही पाथ पर, सेम फेज में रहेंगे और एकदम कोहेरेंट, एक ही लाइन पर, एक ही पाथ पर, सेम फेज में और एकदम कोहेरेंट, एक के ऊपर एक, देयर इज अ जीरो फेज शिफ्ट बिटवीन दैट। इसके एग्जांपल मैं हमेशा दिया करता हूं, कैसे एग्जांपल सुनोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बता दूं कैसा है। एक बंदा सुसाइड करने के लिए एक पहाड़ के एकदम शंडे पे खड़ा हो गया, नीचे एक छोटा सा पत्थर है, वो आगे बढ़ते बढ़ते पत्थर के ऊपर चला गया, मेरे को पूछ जा रहा है, मेरे को सुसाइड करना, मेरे को सुसाइड करना, और वो खड़ा हो गया। एक तो उसके अंदर से आएगा अपने आप से, और कूद जाओ, कूद गया वो नीचे, एक फोटोन निकल गया, उसकी जान निकल गई, वो नीचे आने से फोटोन निकल गया, कोई फोटोन नहीं लिया सकता, राइट। अब दूसरा तरीका है कि वो वहां पे ऐसा खड़ा हुआ है, पत्थर थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ, अटका हुआ पहाड़ी से, एक बंदा नीचे से देख रहा है, उसने एक प्रॉपर पत्थर लिया, इतना बड़ा पत्थर लिया कि इसको लगे ये पत्थर निकलना चाहिए और आदमी नीचे आने लगा, तो वो पत्थर से इसको मारता है जो स्ट्राइक करने जा रहा है, तो जैसे वो पत्थर यहाँ से डिस्लोकेट होगा, जिससे मारा वो पत्थर और जो डिस्लोकेट हुआ, ये दोनों पत्थर अगर से सेम टाइप के रहेंगे, सेम टाइप के रहेंगे, ये फोटोन और ये निकलने वाला दोनों सेम टाइप के रहेंगे, तो दोनों पत्थर एक साथ एक टाइम में नीचे आएंगे और आदमी को मरेगा। जब तक आदमी मरेगा नहीं तब तक इमिशन नहीं होगा, ये डिफरेंस है। तो यहां पर दोनों प्रोसेस में डिफरेंस ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप तरीके से होता है, इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल ये फोटोन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर हम इसको करवा रहे हैं जबरदस्ती, बेटा तू मर, पत्थर मार के नीचे गिरा रहे, स्टिमुलस हम उसको दे रहे हैं बाहर से। अब जब ये नीचे आता है तो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर में फोटोन को इमिट करेगा, यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर जिसने इसको नीचे गिराया वो फोटोन, इसके गिरने से जो फोटोन निकला, दोनों कोहेरेंट रहेंगे, एक ही साथ एक ही पाथ में एक जैसे जाएंगे। जब एक उनके फेज का उनके बीच का फेज डिफरेंस कम रहेगा तो एक दूसरे को दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे, इसकी जितनी इंटेंसिटी थी यहाँ पे इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। प्रोसेस इक्वेशन, प्रोसेस डायग्राम ये है, तीसरा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस प्रोसेस इक्वेशन ऐसी है, पांचवा डिफरेंस ये हो गया। अब एक और बात बताता हूं, सपोज इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर में ए स्टार जैसे बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे 100 आइटम, 600 आइटम। अब हमने एक स्टिमुलस, एक सिंगल फोटोन लिया, वो फोटोन एक एटम को नीचे करता है, दो फोटोन जनरेट हो जाते हैं। अगर दो फोटोन के सामने में दो और एटम आएंगे तो दोनों को ग्लांस करेंगे और दोनों नीचे आएंगे, दो दो चार हो जाएंगे, फिर और अगर से 4 आइटम वहां पे तो 4 4 8 हो जाएगी, फिर और अगर से 8 आइटम वहां पे तो 8 8 16 हो जाएंगे। इस तरीके से उस सिस्टम के अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह 32, इस तरीके से फोटोन का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे जितने आइटम्स नीचे आएंगे सब रेंडमली इधर उधर चले जाएंगे, निकल जाएगा फोटोन। यहाँ पे ऐसा भी होगा, एक सिंगल स्टिमुलस भी अगर आपने लिया तो वो स्टिमुलस काफी रहता है, मोर देन 100 कोहेरेंट एक जैसे मल्टीपल करके फोटोन को जनरेट करने में। एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट स्टिमुलेटेड इमिशन व्हिच इज अ कंट्रोल्ड इमिशन, जिसको हम बाहर से जनरेट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। यहां पर अगर से सिस्टम के अंदर में E2 लेवल पे बहुत सारे एटम प्रेजेंट है तो वहां पर जो रहेगा उनके स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, the multiplication of photon takes place and therefore stimulated emission is called as a key process in working of laser. So all the things are in front of you people.
आप अच्छे से इसको देखिए, इसको प्रेजेंट कीजिए, इसके नोट्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में और पीपीटी के फॉर्म में भिजवा दूंगा. जस्ट रीड इट, listen it very carefully, make your own notes. These many points you have to write. There are 5 differences, 6 differences between spontaneous emission and stimulated emission के बारे में मैंने बताया. Why stimulated emission is a key process? The reason is it can be controlled externally. कितने समय तक आपको करवाना है, आप स्टिमुलस देंगे, बाद में रोक देंगे. सेकेंडली यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिट होने वाले फोटोन कोहेरेंट रहते हैं, सेम फेज में, जीरो फेज डिफरेंस रहते हैं. नॉट ओनली टू दैट, यहाँ पर फोटोन का मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे फोटोन का सुपरपोजिशन होता है. जब सुपरपोजिशन होगा उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो रहेगा, तो सारे फोटोन एक दूसरे के ऊपर में एक साथ कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज होंगे. तो अब आपको पता है कि एक फोटोन ऐसा, उसका एम्पलीट्यूड 5 है, दूसरा फोटोन ऐसा, उसका एम्पलीट्यूड भी 5 है. दोनों अगर से कंस्ट्रक्टिव इंटरपोज हो जाते हैं तो रिजल्टेंट फोटोन का एम्पलीट्यूड 10 का मिलेगा. तो यहाँ पर 2 फोटोन, 5 और 5 10, ऐसे अगर 100 फोटोन लेंगे तो यह एम्पलीट्यूड 100 टाइम्स बढ़ जाएगा. अब आप सोचिए जब 100 टाइम्स बढ़ जाएगा तो उस निकलने वाले रिजल्टेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं. इसलिए बोला जाता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन इज अ की प्रोसेस. क्या बोलते हैं आप इसको? हम इसको बोलते हैं इट इज अ की प्रोसेस इन लेजर. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में ये बताएंगे कि अब लेसिंग ट्रांजिशन है स्टिमुलेटेड इमिशन, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए सिस्टम में हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ लेजिंग. दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.